आ जाओ भाई। MKD मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम नया वीडियो शुरू करने वाले हैं और वो होगा आपका इंटीग्रल के ऊपर। ठीक है, इससे पहले हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में वीडियो बनाया था, तो वो आप लोगों ने देखा होगा। तो आज हम इंटीग्रेशन पे वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, और स्पेशली फोकस करेंगे हम बोर्ड एग्ज़ाम पर। जो बोर्ड एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उनमें किस टाइप्स के जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसको छोड़ते हुए बोर्ड एग्ज़ाम में मेनली किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो बच्चों, इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आपको ये देखो, फॉर्मूला बेस्ड है पूरा। डिफ्रेंसिएशन था वो भी आपका पूरा फॉर्मूला फॉर्मूला बेस्ड था, और इंटीग्रेशन है ये भी आपका पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है वो इंटीग्रेशन कहलाता है आपका। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है हमने, इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, मान लो आप कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, आप उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हो। ठीक है, तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन होकर के आएगा आपका, उसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो दोबारा से वो फंक्शन आपको मिल जाएगा। कैसे करके देखिए, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि डी डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस सी किया हमने। जी एक्स एनी रियल फंक्शन आपका, जी एक्स प्लस सी करेंगे तो ये मान लो एफ एक्स के बराबर आपका आ रहा है। एफ एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे हम तो वो जी एक्स प्लस सी के बराबर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट वाली बात है ये आप जानते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट ऑलवेज भी जीरो। ठीक है, तो यहाँ से डी डी एक्स ऑफ जी एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ सी किया आपने, तो यहाँ से क्या बना, मान लो जी एक्स का आपका एफ एक्स निकल करके आया, सी का तो जीरो हो ही गया। ठीक है, यहाँ से फिर आप एफ एक्स का करेंगे इंटीग्रेशन तो वो आपका जी एक्स प्लस सी के बराबर आ जाएगा। सी बच्चों, सी जो होता है आपका, अभी देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, इसमें पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब ये जो आपका बना इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी, ये जो साइन होता है आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन होता है बच्चों, ये इंटीग्रांड बोलते हैं इसको हम। जी एक्स जो होता है आपका एंटी डेरिवेटिव कहते हैं इसको, या इंटीग्रल भी कह देते हैं इसको, या प्रिमिटिव भी कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट नाम इसके यूज़ करे गए। अब सी जो होता है आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो ये तो इसकी पूरी की पूरी आपकी एक तरह से नेमिंग थी, किस तरह से नेम आप इसका देते हो, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन आपका होता ही होता है। अब थोड़ा सा सी की बात कर लेते हैं हम, है ना। सी क्या होता है, तो अगर आप देखें, मान लो आपके पास में जी एक्स कोई फंक्शन मैंने मान लिया दिया हुआ है 2x², है ना। ये आपका फंक्शन दिया हुआ है कि केवल पहले x² लेते हैं। चलो, इसका आपने डी डी एक्स किया, डी डी एक्स ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू क्या निकल करके आया आपका 2x। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, 2x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे मतलब कि इट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, तो बच्चों ये आपका बनने वाला है x²। ठीक है, इसी तरह से मान लो अगर gx मेरे पास में होता x² प्लस 4 होता, तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन जब भी 2x के बराबर आता। ठीक है, लेकिन जब आप इसका इंटीग्रेशन करते मतलब कि x² प्लस ये आपका 2x का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आपका एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट जरूर आता है, और वो होता है आपका c। वो क्यों आता है वो वजह मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेरिएबल का तो हो गया भाई, कांस्टेंट का 0 के बराबर हो गया, लेकिन हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो आपका इन्वर्स होता ये जो आपका इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो 2x dx जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट होकर के बच्चों ये फंक्शन आना चाहिए पूरा ये वाला। ठीक है, लेकिन जब आप इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो x² आएगा, सी हम लगा देते हैं इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट, बिकॉज ये भी आना है। ऐसे ही और भी इस तरह से आप करेंगे तो मान लो जी एक्स बराबर आपके पास में x² प्लस 100 दिया हुआ है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना, इसका तो 2x के बराबर आया डिफरेंशिएशन, डी डी एक्स करेंगे तो 2x के बराबर आएगा, और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू क्या आने वाला है आपके पास में x² प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो सी का मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि सी का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन में सी जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब लेकिन इंटीग्रेशन में तो भाई ना तो 4
ना 100, इस तरह से आप डायरेक्टली नहीं ला सकते उसको, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस की तरह ही हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो देखिए ज़रा थोड़ा सा और इसमें मैं आपको बता देता हूँ और क्या मीनिंग होता है इसका। मान लो बच्चों, ये आप मान करके चलिए, देखो ध्यान से देखना बच्चों, है ना, कोई कर्व दिया हुआ है आपको, मान लो ये कोई कर्व दिया हुआ है आपको। ठीक है, इस कर्व में इधर भी इन्फिनिट जा रहा है, इधर भी इन्फिनिट जा सकता है ये आपका। ठीक है, कोई आपसे कहे, बोले कि भाई एरिया निकाल के दिखाओ, एक्स एक्सिस और इसके बीच का एरिया फाइंड आउट करके दिखाओ। ठीक है, तो एरिया बच्चों कैसे फाइंड आउट करते हैं, मान लो अगर वो आपसे ये कह देता है, बोले भाई यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का एरिया फाइंड आउट करके दिखाओ, तो बच्चों देखो, अगर रेक्टेंगल होता, स्क्वायर होता, ट्राइंगल होता, रोम्बस होता, इनके एरियाज़ को आप निकालना जानते हो अच्छी तरह से, बाय फॉर्मूला लगाइए और आप निकाल दीजिए। लेकिन यहाँ पे इनमें से सॉरी, कोई भी फिगर आपकी नहीं बन रही है। और जब कोई भी फिगर आपकी नहीं बन रही है बच्चों, तो इस तरह के कर्व का जब आप इंटीग्रेशन निकालते हैं, इस तरह के कर्व का जब आप एरिया फाइंड आउट करते हो, तो वहाँ पे हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे करके करते हैं वो चीज़ देखिए आप। मान लो ये आपके पास में एक कर्व था, हम क्या करेंगे, इसको बच्चों हमने छोटी छोटी स्टेप में बांट दिया। ये देखिए जरा, ये तो बहुत बड़ी बड़ी दिखा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी बनाऊंगा तो आप देख भी नहीं पाओगे इसको। तो देखो ये हमने स्टेप में बांट दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा बच्चों ध्यान से अगर आप देखो इसको, तो एक स्टेप आपको कैसी नज़र आ रही है। मान लो जैसे ये स्टेप मैंने यूज़ कर ली, है ना, जैसे ये वाली स्टेप मैंने यूज़ की। अब ये स्टेप आपको लगभग लगभग कैसी नज़र आ रही है, लगभग लगभग ये वाली स्टेप आपको नज़र आएगी एक रेक्टेंगल की तरह। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई कितनी होगी, मैंने बताया ना आपको, बहुत छोटा, बहुत छोटी छोटी स्टेप ली है हमने। अभी तो आपको दिख रहा होगा, बोले भाई आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर चौड़ाई इसकी, लेकिन नहीं बच्चों, ये mm से भी कम है। ठीक है, ये तो केवल समझाने के लिए आपको बताया गया है। तो जब हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई देखेंगे बच्चों, तो वो कितना है आपका dx के बराबर। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, dx। ठीक है, अच्छा इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ तो भाई वाई एक्सिस पे चल रही हो ना, तो y इसकी लेंथ हो गई। अब ये जस्ट लाइक एक रेक्टेंगल आपका काम कर रहा है। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, जो रेक्टेंगल का एरिया निकल करके आया, एक इस स्ट्रिप का जब आपने एरिया फाइंड आउट किया बच्चों, तो इसका एरिया कितना निकल करके आया, ये आया आपका y, लंबाई हो गई इसकी, इनटू dx। ठीक है, अब ये तो एक का निकाल लिया आपने, लेकिन बच्चों हमें क्या करना है, हमने तो यहाँ पर जितने पार्ट्स किए हैं, जितनी स्ट्रिप हैं हमारी, सबका एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबका अलग अलग निकालेंगे, है ना। बहुत, अगर मान लो आपने 1 लाख स्ट्रिप बनाई है, तो 1 लाख बार तक निकालेंगे आप, इसको नहीं निकालेंगे। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हमको कहाँ से कहाँ तक वर्क करना है। मान लो ये जो लाइन है आपकी, दिस इज x इज इक्वल टू ए, और ये जो लाइन है आपकी x इज इक्वल टू बी है। तो हमको जो वर्क करना पड़ेगा वो x इज इक्वल टू ए से लेकर के बी तक वर्क करना है। इतना एरिया हमको फाइंड आउट करना है। अब इतने एरिया में जितनी स्ट्रिप आ रही हैं आपकी, वो सारी इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, तो मतलब अब क्या किया हमने, पहले स्टेप 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 निकालते हुए चले जा रहे हैं आप, है ना। और जब निकाल रहे हैं तो बच्चों क्या कर रहे हैं, फिर उनको जोड़ोगे जब भी तो एरिया फाइंड आउट होगा पूरा। ठीक है, तो इसी को हम इस साइन से दिखा देते हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक, ए से लेकर के बी तक। ठीक है, तो ये बच्चों आपका बनता है इंटीग्रेशन। तो मेनली क्या हुआ, इंटीग्रेशन की सहायता से हम कर्व का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब 2 तरीके से आपका इंटीग्रेशन यूज़ होता है, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये जो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे आपका यूज़ किया है। क्यों, क्योंकि मैंने डेफिनेटली बता दिया कि इतना एरिया फाइंड आउट करो। और जब हमको ये नहीं पता होता कि कितना एरिया फाइंड आउट करना होता है, मतलब कि जब हम लिमिट्स नहीं ले सकते हैं उसकी, तब हम क्या कहते हैं, ये आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में आ जाता है। ठीक है,
इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सी ऑलवेज भी अकर, मान लो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता तो सी हमेशा लगेगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी की महत्ता ख़त्म हो जाती है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी हम अपना मेन फोकस रखने वाले हैं इंटीग्रेशन, और वो भी कैसा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे। इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को पहले हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में जो आपका आने वाला है उस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक है। देखिए ज़रा, अब कुछ फॉर्मूलेज बता रहा हूँ मैं आपको, वो देखिए। तो ये बच्चों देखो कुछ फॉर्मूलेज मैंने लिखे हुए हैं, बेसिक फॉर्मूलेज हैं सारे इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो एक तरफ डिफ्रेंसिएशन लिखा हुआ है, एक तरफ इंटीग्रेशन लिखा हुआ है इसमें। तो आप एक को पक्का याद कर लो, डिफ्रेंसिएशन को अगर आप पक्का याद करेंगे तो इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले आपके बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। या फिर अगर एक्स टू द पावर एन को इंटीग्रेट करेंगे आप तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। बात एक ही है बच्चों, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें बिल्कुल भी। अभी जो आपको बताया कि रिवर्स प्रोसेस है, यस रिवर्स प्रोसेस है। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बच्चों आपको ये मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा, बिल्कुल आप करके देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने सारे फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, तो आप चाहो तो इनको लिख लीजिए, क्योंकि बच्चों जितना भी इंटीग्रेशन आपका बनना है ना वो सब इन्हीं फॉर्मूलों से बनना है पूरा। तो ये बिल्कुल पक्के याद होनी चाहिए आपको। मैंने अभी आपको बताया था कि पूरा का पूरा इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप सवाल बना जाओगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। तो ये जो फॉर्मूले मैंने आपके यूज़ किए हैं सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब देखो, अब इंटीग्रेशन का प्रोसेस हम देखते हैं कि किस तरह से आपका इंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है। तो बड़े आप ध्यान से देखिए, आज मैं आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके भी इंटीग्रेशन बताऊंगा, उनको भी आप देखिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप इन फॉर्मूलों को उतार लेना, और उतारने के बाद में फिर आगे देखिए। अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन का और देख लेते हैं कि क्या क्या कांस्टेंट किस तरह से आपका यूज़ होता है, वो देखते हैं। देखिए, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन या प्रॉपर्टीज डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। हम क्या क्या कर सकते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, वो चीज़ देखिए। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं आपसे, तो अगर आपको कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ एक्स डी एक्स, यदि आपको कुछ दिया हुआ है तो k इज़ अ कॉन्स्टेंट यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो आप k को बाहर निकाल लीजिए और बाकी का जो बचेगा आपका एफ एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसमें कांस्टेंट क्या समझा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बच्चों क्या देख रहे हैं इसमें, कांस्टेंट क्या समझा जाए। अरे जो dx आपको दिया हुआ है वो वेरिएबल हो गया आपके पास में, x वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। अब x के अलावा जो कुछ होगा वो सारा कांस्टेंट आपका यूज़ होगा। किस तरह से, वो भी देख लेते हैं। जैसे भी और फंक्शन ले लेता हूँ मैं, मान लिए f1x प्लस माइनस f2x आपको दिया हुआ है, dx है। तो इसमें क्या करते हैं, आप अलग अलग कर सकते हैं, f1x dx प्लस f2x dx प्लस c, दोनों को आपने अलग अलग कर दिया। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं आपके जो कि इसमें यूज़ होते हैं। कुछ और फॉर्मूलेज मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको। मान लो अगर e टू दी पावर log x आपको दिया हुआ है तो वो आपका x के बराबर होता है, और यदि आपका log e टू दी पावर x भी दिया हुआ है तो वो भी आपका x के बराबर होता है, ठीक है। और अगर आपका ये e बेस है इसका, a टू दी पावर log ax है तो वो भी आपका x के बराबर होता है। ये बच्चों फॉर्मूले बहुत काम आते हैं, आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं वेरिएबल की। बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है इसमें, तो मैं यहाँ पे कुछ सॉरी छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेकर के चल रहा हूँ, उससे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है और इंटीग्रेशन है आपका, मान लो
एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। वेरिएबल क्या है आपका? एक्स। यहां भी क्या है? एक्स। आराम से बन जाएगा आपका सब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला लगाइए जरा। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स टू द पावर एन प्लस वन, दिस इज 2 + 1 अपॉन 2 + 1 + c। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। मान लो अगर आपके पास में ऐसा दिया हुआ है x + 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो बच्चों अभी आप डायरेक्टली इसको नहीं कर सकते। ठीक है, या तो आप पहले इसको ओपन कीजिए। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका? x। और अभी पूरा का पूरा यदि आप करोगे तो ये आपका x नहीं है, x + 2 है। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इसी सवाल को मैं ऐसे अगर ऐसे करके लिख के दिखा दूँ आपको, जैसे ये ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 का होल स्क्वायर d ऑफ x + 2। वेरिएबल क्या है? x + 2 आपका, तो अब डायरेक्टली आप कर सकते हैं, दिस इज x + 2 की होल पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 + c। इसका आंसर ये हो जाएगा। बट अभी यहाँ पे देखो x है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है इसमें कि वेरिएबल को सेम इसमें करना हमको आना चाहिए। और बच्चों अगर ये चीज़ आप सीख गए कि वेरिएबल को सेम कैसे किया जाए, तो इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो आप बहुत आसानी से आप इंटीग्रेशंस को करेंगे। बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब वेरिएबल को सेम करने का तरीका क्या होता है? एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है बच्चों। ठीक है, सब्स्टिट्यूट का मतलब जो वैल्यू आपको अटपटी लग रही है उसको लेट करके वेरिएबल को एक बना लीजिए आप। जैसे अब जैसे ये था आपका सवाल है ना, तो मैंने इसमें बच्चों लेट किया। लेट क्या किया इसमें? x + 2 = मैंने t मान लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। x का dx, 2 का तो 0 हो गया, और यहाँ पे क्या है आपका dt। मतलब कि अब आपका वेरिएबल चेंज होने वाला है। देखो, है ना, आपने x + 2 = t माना है, इसको आपने t माना है, तो दिस वन इज t²। ऐसी है, और dx बराबर कितना आया? दिस इज dt। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, जैसे x था वैसे ये आपका वेरिएबल आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो t² dt अब आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे? दिस इज t³ / 3 + c। इट्स द आंसर। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वो डायरेक्टली आपके यूज़ होने वाले फॉर्मूले हैं। ठीक है, और देखिए मैं कुछ इंटीग्रेशंस और बताता हूँ आपको। मान लो बच्चों जैसे ये आपको दिया हुआ है, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx हमको करना है बच्चों। ठीक है, तो बस x है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, बना डालो। sin x का कितना होता है? sin x का होता है बच्चों माइनस का cos x + c। ठीक है, अब मान लो इस तरह से होता है आपके पास में, दिस इज sin 2x dx, है ना, ऐसे करके होता। तो ऐसे करके होता, तो अब डायरेक्टली आप नहीं करेंगे, पहले इसमें थोड़ा सा पुट कर लीजिए, मतलब कि वेरिएबल को सेम कर लीजिए। ये x है तो यहाँ भी आपका पूरा x या t वगैरह जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हो। तो हमने इसमें क्या किया, लेट 2x = t के बराबर लेट कर लिया, और 2x का कितना हो गया? dx = dt। चेंज कर लीजिए भाई, साइन 2x बराबर क्या माना था हमने? t के बराबर। व्हाट इज dx? dx इज dt/2। 2 इधर नीचे चला जाएगा, 2 को आप बाहर ले लीजिए इसको, बाकी कितना बचा? दिस इज sin t dt। तो ये बच्चों आपका बन गया, दिस इज 1/2। ये वाला sin t का कितना हो गया आपका? माइनस का cos t + c, मतलब कि 1/2 cos, व्हाट इज t? t क्या माना था आपने? t माना था हमने cos 2x + c। इट्स द आंसर। तो बच्चों देखो सीधी सी बात है भाई। अगर मैं आपसे ये कहूँ, बोले भाई बताओ sin ax + b dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? वेरी सिंपल, आप ax + b को लेट कर लीजिए। लेट ax + b = t के बराबर लेट हुआ। देखो a डिफ्रेंसिएशन किया जाता है, साधारण डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो बस x का कितना हो जाएगा? dx के बराबर हो जाएगा। तो a तो ऐसे ही, x का कितना हुआ? dx, b का 0 हो गया क्योंकि अकेला है। तो यहाँ से कितना आया? dt। दिस वन इज sin ax + b, दिस इज t, और dx बराबर कितना आया? a नीचे चला जाएगा इसके, दिस इज 1/a dt। 1/a को बाहर निकालिए क्योंकि t आपका वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए। तो 1/a, और यहाँ से आया आपका दिस इज sin t dt। या फिर आप इसकी वैल्यू को लिखेंगे, देखो 1/a तो ये आ रहा है, और ये इसका कितना हो गया? माइनस का cos t + c, या फिर 1/a, माइनस को बाहर ले लीजिए,
दिस वन इज कॉज, व्हाट इज टी, टी क्या माना था आपने, दिस इज ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ठीक है, माइनस है तो माइनस ये आपका यहाँ आ गया। तो आपने क्या देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर कितना है आपके पास में, दिस इज माइनस का 1/a कॉज ए एक्स प्लस बी प्लस सी। इस तरह से आप बच्चों डिफरेंट टाइप से अपने फॉर्मूलेस को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आपका फॉर्मूला हो तो ये जो मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड ये आपका बता रहा हूँ मैं आपको, किस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करके और वेरिएबल को सेम करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मान लो ये होता e की पावर ए एक्स प्लस बी हो जाए आपके पास में और डी एक्स, ठीक है, तब क्या करेंगे इसका, वेरी सिंपल, वही ए एक्स प्लस बी को आप टी के बराबर लेट कीजिए, जहाँ से दिस इज ए इंटू डी एक्स बराबर डी टी आ गया आपका, या फिर डी एक्स बराबर कितना है आपका, दिस इज 1/a डी टी, दिस वन इज ई टू द पावर, ये क्या माना था आपने टी, तो टी लिख दिया यहाँ पर, डी एक्स बराबर कितना आया, डी एक्स बराबर आया 1/a डी टी, तो 1/a को बाहर लिखिए, इंटीग्रेशन ई की पावर टी डी टी कर दीजिए इसका यार, 1/a ई की पावर टी का ई की पावर टी होता है, फॉर्मूला तो जानते हो ना आप, प्लस सी, तो दिस इज 1/a ई की पावर, व्हाट इज टी, टी इज ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी प्लस सी, तो ये आपका आंसर बनने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन के सवालों को बहुत ईजिली तरीके से बना सकते हैं। अभी देखिए एक दो सवाल मैं और लेकर के चल रहा हूँ इसमें। मान लीजिए देखो बच्चों, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इस टाइप से दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, इंटीग्रेशन आपको करके दिखाना है 2x - 5 और मान लीजिए 3 - 4x² अपॉन √x, मान लो ये इंटीग्रेशन आपको करके दिखाना है, ठीक है बच्चों। तो देखो इंटीग्रेशन में हमारे पास में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता, जैसे कि डिफरेंशिएशन में आपका होता था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला, ऐसा इंटीग्रेशन में नहीं होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में जब नहीं होता है तो फिर हम कैसे बनाते हैं उसको, तो बच्चों हम कोशिश ये करते हैं कि अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके या उसे इवेल्युएट करके, जैसे ये इसको इवेल्युएट करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन बना करके सॉल्व कर सकें उसको हम। तो देखो किस तरह से होगा। तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करो बच्चों, मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2x का इससे किया तो दिस इज 6x और 4 × 2 = 8 माइनस का 8x³ 5 का किया माइनस का 15 माइनस से माइनस प्लस दिस इज 20x² अपॉन में क्या है बच्चों आपका √x, √x का मतलब बच्चों 1/2 है ना। बस लगा दीजिए यार, सबसे पहले 6 × x, x की पावर 1 है ना, ये ऊपर जाएगा, अब सब में डिवाइड हो रहा है ना, इसमें डिवाइड हो रहा है, 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 सब में डिवाइड हो रहा है। चाहो तो आप एक बार लिख लीजिए किस तरह से, दिस इज 6 × x अपॉन x की पावर 1/2 dx, इसको अलग कर दूंगा मैं, माइनस 8x³ अपॉन x की पावर 1/2 dx, देखो 8 बाहर ले लिया ना मैंने इसमें से, अब ये माइनस का 15 इंटीग्रेशन 1/x की पावर 1/2 dx और ये आया आपका प्लस का 20x² अपॉन x की पावर 1/2 dx, ठीक है, अलग अलग कर लिया मैंने इसको। अब इसको ऊपर लेकर के आइए, तो 6 तो बाहर है, ये आपका देखो 1 पावर है, 1/2 माइनस होगा, 1/2 इसमें से माइनस होगा, तो x की पावर कितना बचेगा आपके पास में 1/2 dx माइनस 8, यहाँ पे 3 है, 3 - 1/2 तो 3 - 1/2, 3 दूनी 6, 6 में से एक गया तो 5/2, तो यहाँ बना आपका दिस इज x की पावर 5/2 dx माइनस 15, ये कितना बना, इसको ऊपर लेकर के आएंगे तो x की पावर -1/2 dx और ये कितना बनेगा आपका 2 है, तो 2 - 1/2 2 4 3/2 x की पावर 3/2 dx। बस बच्चों अब लगा दीजिए, ठीक है। फॉर्मूला आप जानती हैं, फॉर्मूला क्या होता है आपका, दिस इज xn dx = x की पावर n+1 अपॉन n+1 + c, ठीक है। बस ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखो 6 ऐसे ही, x की पावर 1/2 क्या है आपका n है, कैसे खुलेगा, x की पावर
n प्लस वन, 1/2 प्लस वन, और नीचे भी आपका 1/2 प्लस वन, माइनस का 8, इसको खोला हमने तो x की पावर 5/2 प्लस वन, और यहाँ भी आपका 5/2 प्लस वन। ऐसे ये वाला माइनस का 15 x की पावर -1/2 प्लस वन, एंड दिस इज -1/2 प्लस वन, और प्लस 20 x की पावर 3/2 प्लस वन, एंड दिस इज 3/2 प्लस वन, प्लस c सब में। अब आप ये मत सोचना बोले कि सर आपने इंटीग्रेशन लगाए तो सबके लिए लगा। हाँ, सबके लिए लगा आपका कांस्टेंट, इसके लिए भी लगा, इसके लिए भी लगा, इसके लिए भी लगा, इसके लिए भी लगा, लेकिन सारे कांस्टेंट तो सबको प्लस कर दीजिए यार, फिर भी कांस्टेंट ही आना है। कोई आपसे ये कहे बोले कि भाई जैसे α1, α2, α3 ये सब कांस्टेंट है, ये कह दे आपसे, तो बच्चों अगर इनको आप जोड़ोगे तो ये भी तो कांस्टेंट आने वाला है आपका। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट अपना यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे तो सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आज मैंने केवल आपको फंडामेंटल या बेसिक जानकारी दी इंटीग्रेशन की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ और अच्छी तरीके से बताऊंगा। लेकिन बच्चों जब तक आप जितने फॉर्मूले आज मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिए, और कुछ नए फॉर्मूले भी हम लोग निकाल करके देखेंगे बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।